हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि मेरे 2 लेक्चर्स हो गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी फ़िलहाल क्या पढ़ा रही हूँ। तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में 2 दिन पढ़ाया है। दोनों लेक्चर में पुर्तगाल के बारे में पढ़ाया है। तो मुझे लगता है आपको पुर्तगाल के बारे में पूरा याद हो गया होगा, लेक्चर में ही आपको पूरा याद हो गया होगा। तो अब हम उसके आगे आते हैं डच के बारे में। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के आने के क्रम के बारे में बात करें तो जैसे कि पहले पुर्तगाल आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज़ आए हैं, डेनिश आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, स्वीडिश आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि पुर्तगाल का जो हमारा लेक्चर था वो ख़त्म हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं डच के बारे में। ठीक है, डच, ये जो डच थे ये बहुत लेट में आए हैं। जैसे कि पुर्तगाल तो 1498 में आ गए थे, 1498 में पुर्तगाल आ गए थे, लेकिन जो डच आते हैं ये अपनी कंपनी स्थापित करते हैं 1602 में। ठीक है, 1502 में पुर्तगाल का रिटर्न, ठीक है, होता है, लेकिन जो डच होते हैं वो 1602 में, मतलब 100 साल बाद आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पुर्तगाल है ये भारत आने से पहले ये जो कहीं अपना एकाधिकार स्थापित कर रहे थे, अपने आप को मजबूत बना रहे थे, वो था इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये कहाँ अधिकार कर रहे थे उस समय? वो इस समय कर रहे थे इंडोनेशिया। ये जो डच आए थे ये कहाँ से निकल के आए थे? नीदरलैंड से। ठीक है, ये जो डच आए थे वो नीदरलैंड से आए थे। वर्तमान नाम इनका नीदरलैंड है, लेकिन इसके पहले इसको क्या कहते थे? हॉलैंड। ठीक है, वर्तमान नाम इनका नीदरलैंड है और इसके पहले इनको हॉलैंड के नाम से जानते थे। तो ये जो थे ना, ये इंडोनेशिया पे अपना क्या करते थे कि ये इंडोनेशिया पे अपने व्यापार के लिए गए थे। ये जब भारत में पुर्तगाल आए थे तब ये कहाँ थे? इंडोनेशिया पे, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, तो ये अपना क्या कहाँ, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर था इंडोनेशिया था। ठीक है, ठीक है, ये अपना पहले व्यापार जो है वो इंडोनेशिया में शुरू किए थे और वहाँ से ये क्या करते थे? भारत में फिर जब 1602 में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं तब वहाँ से देख रेख करते थे ये इंडोनेशिया से। ठीक है, तो ये अपना इंडोनेशिया से शुरू किए थे, फिर ये भारत में क्या किए? 1602 में आए। ठीक है, ये जो डच थे ये एक सरकारी कंपनी थी, मतलब जो पुर्तगाल थे वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जो डच थे वो सरकारी कंपनी थी। और बहुत छोटी छोटी कंपनियों को मिलके क्या बनता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये सारे छोटी छोटी कंपनियां मिलके डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और फिलहाल इसके कंपनी का जो नाम है वो क्या है? वो है यूनाइटेड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, क्योंकि ये नीदरलैंड से आए थे डच और ये अपनी कंपनी स्थापित करते हैं 1602 में। इसके पहले ये व्यापार करने के मकसद से इंडोनेशिया में गए थे। ठीक है, तो ये है डच और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ की थी?
मछलीपट्टनम। ये स्टार्ट होती है 1605 में। इनकी फर्स्ट कंपनी कहाँ, फैक्ट्री मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो डच क्या थे, मतलब डच बहुत ज़्यादा भारत में अपना वो नहीं रखते थे, कि मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था उनका। तो लेकिन इसके पहले ये क्या, पुर्तगाल जैसे व्यापार करने आए तो डच भी आ गए। इसके पहले ये इंडोनेशिया में ही रहते थे। इंडोनेशिया में जैसे कि पुर्तगाल भारत में व्यापार करने आए थे, जो डच थे वो इंडोनेशिया में व्यापार करने गए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि पुर्तगाल काफ़ी अपना विस्तार बना चुका था। जैसे कि आप 2 दिन में देखे होंगे कि पुर्तगाल कितना ज़्यादा अपना बड़ा विस्तार बना देता है, अपने गवर्नर जनरल लाता है और मतलब अपने गवर्नर्स लाता है, ठीक है। तो जिससे वो क्या होती है, पॉलिसी उनकी बढ़ती जाती है। और डच काफ़ी कम, मतलब क्योंकि भारत में बहुत नए नए थे और उसके पहले ही पुर्तगाल अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका था, अपना एकाधिकार स्थापित कर चुका था। तो इस वजह से इनको काफ़ी दिक्कत होती है। फिर अंग्रेज़ आते हैं और अंग्रेज़ इनके बाद आते हैं, लेकिन इनसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है वो स्थापित कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो रहते हैं, इनसे ज़्यादा अपने अपने अधिकार, अपने जो नियम पॉलिसी है, कानून है, वो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, तो इनसे आगे निकल जाते हैं। और जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनके बीच और अंग्रेज़ों के बीच एक युद्ध होता है, उसको कहते हैं वेदरा का युद्ध। तो वेदरा का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच होता है, अंग्रेज और डच के बीच, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज डच को हरा देते हैं और डच जो है वो वापस कहाँ चल जाता है, जहां से वो आया था, यानी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में वो वापस चल जाते हैं। तो डच हार जाते हैं और वेदरा के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया में चल जाते हैं और जो ये युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था 1759 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ है ये युद्ध किस सन में हुआ है, तो 1759, ठीक, 1759 में। तो डच का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है, ठीक है। जब यूरोपीय कंपनी भारत आती है, सारे कंपनी की तरह ये भी व्यापार ही करने आते हैं। इन्हें भी क्या चाहिए, मसाले चाहिए, वस्त्र चाहिए सूती, ठीक है। तो सारे कंपनी की तरह ये भी आते हैं, तो इनका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं रहा है। अपनी कंपनी ये स्थापित करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, मछलीपट्टनम में करते हैं, सूरत में करते हैं, कोची में करते हैं, ठीक है। तो डच जो होते हैं वो पुर्तगाल को हराते हैं, पुर्तगाल को हराते हैं कोची पे, और अपना एक विलियम फोर्ट वो क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। डच का एक और है 1627 में, ये बंगाल के पिपली में अपनी फैक्ट्री डालते हैं, ठीक है। तो अपनी फैक्ट्री डालते हैं। डच पुर्तगाल को हरा के विलियम फोर्ट में, मतलब कि पहला अपना विलियम फोर्ट बनाते हैं, कहाँ पे, कोची में, क्योंकि कोची पुर्तगाल की राजधानी थी, ठीक है। तो फिर वहाँ से क्या करते हैं, ये अपना विलियम फोर्ट बनाते हैं। तो डचों में बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, मतलब डच से आपको बहुत क्वेश्चन नहीं आते। डच के अलावा आप पुर्तगाल पढ़ेंगे और फिर अंग्रेज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अंग्रेज़ की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो क्या था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, डच के बाद आते हैं अंग्रेज इंग्लैंड से, ठीक। तो ये जो अपना स्थापित करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी,
ये भी बेसिकली आते हैं तो व्यापार ही करने, क्योंकि कोई ये सोच के नहीं आता है कि मैं वहाँ जाके शासन करूँगा, मैं उस चीज़ को पूरा हड़प लूँगा। हम वहाँ गए, किसी जगह हम गए और उसे देखें, तो मैं तो अपने पर्पस से जाती हूँ ना, कि पहले मैं जाऊँगी वहाँ व्यापार करने, मेरा मकसद तो यही है। लेकिन हम वहाँ की अव्यवस्था को देखेंगे, हम कहेंगे भाई ये तो हम इसे ले सकते हैं आराम से, क्योंकि क्या है, यहाँ नियम कानून हम अपने हिसाब से बना के इसको और मजबूत करके हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। हम मात्र एक व्यापारी बन के आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हम इस पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मात्र एक व्यापारी से लेकर हमारे शासन तक का सफ़र जो है वो अंग्रेज तय करते हैं, और यहाँ ये क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आती है, ठीक है, क्या करने आती है, व्यापार के लिए। कौन से व्यापार, मसाले, बेसिकली मसाले, सूती वस्त्र, आते हैं सारे व्यापार ही करने। ठीक है, तो ये भी मतलब क्या होती है कि ये इंग्लैंड की महारानी से कहते हैं कि सब तो गए हैं, अब हमें भी व्यापार करने जाने देने चाहिए। तो इंग्लैंड में जो रानी होती हैं, रानी एलिजाबेथ, ठीक है, वो इनको अनुमति देती हैं व्यापार करने के लिए भारत में 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए ये व्यापार करने की अनुमति देती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पहले व्यापार करने की अनुमति देती हैं, फिर इसके बाद जब एलिजाबेथ मर जाती हैं तो इनको एकाधिकार मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। फिर उसके बाद 1813 चार्टर एक्ट आता है, जिसमें इनके व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और 1800 मतलब 15 वर्षों के लिए करता रहता है, फिर इसे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसे बढ़ा देते हैं, और इसे बढ़ाने के बाद इनको एकाधिकार मतलब पहले तो स्टार्टिंग में 15 वर्षों के लिए आते हैं, फिर इन्हें एकाधिकार मिल जाता है व्यापार का। ठीक है, व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट होता है, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में इनका व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो एकाधिकार है इसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एकाधिकार समाप्त करके ये होता है कि चीन के साथ और चाय पे यही दो जगह ये व्यापार कर सकते हैं, बाकी एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसमें जो होते हैं कैप्टन हॉकिंस, में 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो सूरत में कुछ लोगों के साथ जाते हैं अपनी फैक्ट्री को फैक्ट्री के लिए। ठीक है, परमिशन मांगने। ठीक है, कुछ लोग के साथ जाते हैं कैप्टन हॉकिंस फैक्ट्री में परमिशन मांगने के लिए, और 1613 में जहांगीर के टाइम
1613 में क्या होता है, जहांगीर के द्वारा कंपनी को स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। ये जो 1608 में जाते हैं सूरत में, ठीक है, सूरत में जाते हैं, लेकिन ये कंपनी को स्थापित करने की अनुमति जो है वो जहांगीर के टाइम मिल जाती है। तो 1613 में इन्हें कंपनी खोलने की अनुमति मिल जाती है। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस थे 1608 में सूरत जाते थे कि सूरत में ये नेतृत्व करते हैं एक दल का, और फिर उसके बाद 1613 में कंपनी खोलने की परमिशन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपनी मतलब फैक्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ रखी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे रही है? तो अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की फैक्ट्री की बात करेंगे तो मछलीपट्टनम, ठीक है। और कहाँ रही है? सूरत, ठीक है। तो मछलीपट्टनम में रही है, सूरत में रही है, भड़चौल में रही है, भड़ौल, कोची, मतलब कि ये अहमदाबाद में भी रही है और आगरा में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री रखी है। ठीक है, तो इन्होंने इन इन जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं। अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई, मतलब कि अंग्रेज़ इस कदर बढ़ रहे थे कि फिर पुर्तगाली क्या किए, फिर पुर्तगाली सोच रहे थे कि हमने अपना जो भी विस्तार किया है, कंपनी में एकाधिकार किया है, फिर वो कैसे होंगी, मतलब कि हम पहले पहुँचे हैं तो हमें ना हर जगह वो रहना चाहिए कि भाई हम हैं आगे। लेकिन अंग्रेज उनसे कहीं ना कहीं आगे निकलते जा रहे थे। अंग्रेज के उसी निकलने के आगे में कि पुर्तगाली और अंग्रेज़ के बीच एक युद्ध होता है 1620 में। सोलह सौ बीस में युद्ध होता है नौसेना का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि अब अंग्रेज का जो जल विभाग था, यानी मतलब नौसेना था, वो पुर्तगाली से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो पुर्तगाल उस बात से बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, तंग हो गए थे। और फिर उसके बाद 1920 में ये युद्ध होता है, ठीक है। तो 1920 में ये युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। अब यहाँ से अंग्रेज़ का शासन शुरू होने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अब अपने शासन में आती है। अब यहाँ से 1620 में ये जीत जाती है। अब इसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी फ्रांसीसी आएंगे, फ्रांसीसी के साथ इनका चलेगा, तो इनका ज़्यादा मुकाबला नहीं है। अब धीरे धीरे अंग्रेज़ ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फिर 1757 में होगा प्लासी का युद्ध, 1764 में होगा बक्सर का युद्ध। ऐसे ही धीरे धीरे बंगाल में और भारत में कब्जा करके ये धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अंदर कर लेते हैं। तो ये जो है ये आगे की कहानी है। तो इतना समझ में आ गया कि अंग्रेज़ अब क्या है कि पुर्तगाल आता है, डच आता है, फिर क्या आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं। और अंग्रेज़ ऐसे धीरे धीरे करके अपना क्या है कि अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। तो इन्होंने विलियम फोर्ट का किला भी स्थापित किया,
ठीक है। चारनाक के कलकत्ता में इन्होंने विलियम फोर्ड का किला स्थापित किया। ठीक है, विलियम फोर्ड का क्या किया, अपना स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद फरुखसियर एक दस्तक व्यवस्था लाता है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट दे देता है व्यापार करने की। ठीक है, तो फरुखसियर क्या करता है, एक व्यवस्था लाता है, मतलब कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, आराम से व्यापार कर सकता है, पूरी तरीके से व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पे फरुखसियर द्वारा क्या किए जाते हैं, दस्तक प्रणाली, हाँ, दस्तक व्यवस्था। तो ये जो दस्तक व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो क्या है इसमें, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती है, ये इसकी दस्तक प्रणाली थी। ठीक है, तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो शुरुआत हो रही है। अभी आप देखिए धीरे धीरे ब्लैक होल की घटना आती है, फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है, 1857 की क्रांति होती है, ये धीरे धीरे चलेगा। प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, ये धीरे धीरे एक लय में शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने पहले जैसे देखा कि पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए। इसके बाद हम कल फ्रांसीसी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फ्रांसीसी और डच का रोल थोड़ा कम है। अगर हम पुर्तगाल को देखेंगे तो पुर्तगाल के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज। अगर अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरा स्वतंत्र भारत तक चलेगा, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं कल इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।